बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरत की इज्जत को महफूज बनाने का ख्वाब महज ख्वाब ही रह गया। कानून बनाने वालों और कानून नाफिज करने वालों की नाअहली, नालायकी, बेहिसी एक और औरत की असमत दरी का सबब बन गई है। पाक सरजमीन पर लाकानूनियत का राज है। पुलिस, कानून और हुकूमत का खौफ सिरे से ही खत्म हो चुका है। गोया कानून की धज्जियां बिखेरने वालों को यकीन हो चुका है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मर्जी करते फिरें, हमें कुछ नहीं होगा। पकड़े भी जाएंगे तो फिर बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ बुजदार सरकार की नाअहलियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अंधेर नगरी और चौपट राज की ऐसी ऐसी मिसालें सामने आ रही हैं कि इंसान सर पकड़ कर बैठ जाता है। बुजदार स्टाइल की हुक्मरानी ने रियासत मदीना के दावेदारों को और भी मुश्किल में डाल दिया है। पे दर पे लाकानूनियत के वाकयात ने तब्दीली की कली खोल कर रखी है। हमारी बदकिस्मती है कि बार बार औरत की लुटती इज्जत का नोहा पढ़ना पड़ता है। ईवान इक़्तिदार में बैठे हुक्मरानों को झंझोड़ना पड़ता है। गफलत की नींद में सोए जिम्मेदारान को जगाना पड़ता है। लाहौर मोटरवे पर औरत की बेहुरमती के दर्दनाक वाक़े को फिर से दोहराया गया है। अब ये वाक़ा शेखुपुरा में सड़क पर पेश आया है। औरत वालिदैन के सामने उसकी असमत दरी की गई है। एक मर्तबा फिर से रियासत और हमारी इक़्तिदार का रेप हुआ है। मेहनतकश योहन्ना मसीह अपने खानदान के दीगर अफराद के हमरा अपनी बेटी की शादी के अगले रोज रिक्शे पर सवार होकर अपने घर वापस उसको ला रहे थे कि फारूकाबाद के फतेहपुर के गांव के करीब मोटरवे पुल के साथ उनका रास्ता रोका गया। डकैती की गर्ज से आने वाले दरिंदों ने फैमिली को रस्सियों में जकड़ दिया और नई नवेली दुल्हन और इसकी बहन को साथ झाड़ियों में ले गए, जहां दुल्हन की बहन को हवस का निशाना बना डाला। मेहनतकश योहन्ना मसीह की 18 साला बेटी को 3 डाकुओं ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गए। ना जमीन फटी, ना आसमान गिरा, FIR कट गई, नोटिस ले लिया गया, मगर इंतजामी नाकामी का एतराफ नहीं किया गया। दीगर वाकयात की तरह यह वाकया भी इसीलिए पेश आया क्योंकि लाकानूनियत आरूज पर है। रियासत की रिट दिखाई नहीं देती। कैस्ट्रेशन जैसी सजाओं का खौफ किसी को भी नहीं है। चुनाव औरत अकेली नहीं थी, उसके वालिदैन भी उसके साथ थे, लेकिन फिर भी वो रेप का निशाना बन गई। सवाल फिर वही है कि आखिर किससे मुंसफी चाहें, किसका गिरेबान पकड़े। कभी बच्चों के सामने माओ की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है तो कभी वालिदैन के सामने बेटियों को उठा लिया जाता है। आखिर मुमलिकत खुदादाद में बेटियां महफूज क्यों नहीं हैं? औरत की असमत दरी बार बार क्यों की जाती है? आखिर ये भेड़िए कौन हैं, कहां से आते हैं, खत्म क्यों नहीं होते? मुआशरे में खुदा का खौफ क्यों नहीं है? कैस्ट्रेशन जैसे कवानीन और बड़े बड़े ऐलानात भी दरिंदों को खौफ क्यों नहीं दिला पाते? ये बेबार जहनियत हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? आखिर इस जहनियत को फंदे पर कौन लटकाएगा, कब लटकाएगा? कब तक बिनते हवा यूं ही दरिंदों के रहमो करम पर रहेगी? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, आपके बार बार नए आने वाले IGs भी कोई तब्दीली नहीं ला सके। तमाम तर तब्दीलियों और इकदाम के बावजूद आपकी रियासत की रिट नहीं है। आप तस्लीम क्यों नहीं करते? आप नाकामियां क्यों नहीं मान लेते, क्यों नहीं बताते कौम को कि हम इस अहल ही नहीं कि माओ, बहनों और बेटियों की इज्जतें जो हैं वो महफूज बना सकें। किसी ने कहा था ना कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आप ही बता दीजिए कि नई पाकिस्तान की रियासत मदीना और जदीद पंजाब पुलिस के होते हुए कौम की बेटियों के लिए क्या हुक्म है? बच्चे, बच्चियां, बहनें, बेटियां और माएँ गैर महफूज क्यों हैं? शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या कार्रवाई इसमें अमल में लाई गई है और क्या अब पुलिस जो है वो मुल्जिमान तक पहुंचने में कामयाब हो पाई है या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा शेखुपुरा इमरान अली साहब। बहुत शुक्रिया इमरान, वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा कि अभी तक क्या अपडेट्स हैं इस वाक़े के हवाले से, क्या पेशरफ्त हो सकी है, क्या कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से? जी आयशा, ये बिल्कुल इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये दरिंदगी का जो वाक़या है, इसके बाद जो है वो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए DPO शेखुपुरा ने 4 टीमें तश्कील दी हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो इस सारे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और चंद मुल्ज़मान भी जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये दरिंदगी का जो जिनसी दरिंदगी का अफसोसनाक वाक़या है, ये 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी शब उस वक़्त पेश आया जब एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखने वाला 8 अफराद जो हैं वो खानका डोगरा से एक शादी की तकरीब में अपने रिक्शा पर सवार होकर जो है वो अपने आबाई गांव कक्कड़ गिल आ रहे थे।
जहां मोटरवे पुल के करीब फतेहपुर स्टॉप के पास जो है वो 3 दरिंदा सिफ्त मुसल्लह अफराद ने जो है वो पहले डकैती की गरज से उन्हें जो है वो रोका, जामिया तलाशी ली, उसमें चंद हजार रुपए जो है वो उनसे छीने, एक मोबाइल फोन जो है वो भी उनसे छीन लिया। लेकिन असल दरिंदगी का खेल उस वक्त शुरू हुआ जब इस फैमिली के जो 8 अफराद थे, जिनमें 6 मर्द और 2 खवातीन थी, जिनमें एक 9 ब्याहता दुल्हन और एक उसकी छोटी बहन थी। इन 6 मर्दों को जो है वो रस्सियों से बांध कर जकड़ कर जो है वो करीबी खेतों में फेंक दिया गया, जबकि जो 2 खवातीन थी उनमें से जो छोटी 17 साल कोमल मुतासरा लड़की जो बताई जा रही है, उन्हें वो जबरदस्ती जो है वो पकड़कर करीबी झाड़ियों में ले गए, जहां उन्हें जो है वो जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया और वो वहां पर उन्हें छोड़कर जो है वो फरार हो गए, जिसके बाद जो है वो मुतासरा। ठीक है, ये तो वाकया था ना इमरान। मुझे ये बताएगा कि अभी तक जो पेशरफ्त हुई, जो कार्रवाई हुई पुलिस ने की, उससे क्या मुतासरीन मुतमईन है? कोई बात हुई है आपकी? जी, इस मुतासरा फैमिली के, इस मुतासरा लड़की के वालिद से जब हमारी लास्ट में बात हुई थी, उनका यही कहना था कि इस वाक़े के बाद जब हमने पुलिस को कॉल की तो मुतलका थाने के SHO और DSP यहाँ तक के DPO शेखुपुरा जो मुबश्शिर हुसैन मेकन है, वो भी जो है वो फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुंचे, जहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और वहां से शवाहिद इकट्ठे किए गए। और अभी तक जो है वो पुलिस के मुताबिक 10 ऐसे मुल्जमान हैं जो जिन्हें जो है वो मुश्तबा मुल्जमान हैं जिन्हें वो गिरफ्तार किया गया है, और उनके जो है वो DNA सैंपल जो है वो फॉरेंसिक लैब को भिजवाए जा चुके हैं, जिन्हें मजीद तफ्तीश के लिए जो है वो पुलिस की जानिब से नामालूम मुकाम पर जो है वो रखा गया है इस वक्त। और मजीद जो है वो पुलिस का यही कहना है कि इनके जो नमूना जात हैं, इनकी जब रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद ही कुछ कहना। अच्छा अली इमरान, मुझे ये बताएगा कि शेखुपुरा का जो इलाका है वहां पर ज्यादा रिपोर्ट होते हैं इस तरह के वाकयात, इसकी कोई खास वजह है? क्यों है? बिलखसूस जिनसी दरिंदगी के वाकयात की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो क्या इस हवाले से कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं या इनके ऊपर स्पेशल या अलग से कोई काम करने की कोशिश की गई है इस इलाके में? जी आयशा, बिल्कुल ये बहुत बड़ा अलमिया है कि शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हर साल जो है वो क्राइम के हवाले से सफ़े अव्वल के इजला में जो है वो इसका शुमार किया जाता है, और रवां साल भी जो है वो 11 माह में 12,300 से जायद क्राइम के जो FIRs हैं वो दर्ज की गई हैं, जिनमें डकैती के 300 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए। लेकिन ये वो मुकदमात हैं जिन्हें रिपोर्ट किया गया है, इसमें जो है वो अनरिपोर्टेड मुकदमात की, अनरिपोर्टेड वारदातों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो दर्जनों डकैती के वारदातें इस वक्त जो है वो जिला शेखुपुरा में हो रही हैं, जिनमें शहरी जो है वो अपनी जी ठीक है। इमरान आप साथ रहिएगा। गुलाम मुबश्शिर मकीन DPO शेखुपुरा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया DPO साहब। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए? अपनी जितनी हमारी स्पेशलाइज्ड टीम्स थी उनको हमने फील्ड में कल से लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस वाले हैं, हमारे IT सेंटर है, फोरेंसिक साइंस की टीमें इसमें शामिल रहीं, दीगर एजेंसीज इसमें हमारे साथ ताउन कर रही हैं, शामिल हैं, और CIA की हमारी स्पेशलाइज्ड टीम है जो इस हवाले से काम कर रही हैं। जेंडर क्राइम के हवाले से हमारी फीमेल जो ऑफिसर्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं इस हवाले से, उनको भी हमने इसमें शामिल किया हुआ है। गुज़श्ता रोज़ हमारी टीमों ने 10 बंदे गिरफ्तार किए तो उनको नैरो डाउन किया। आज उनको DNA एनालिसिस के लिए हमने फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाया है, और आज भी दिन में हमारा काम जारी रहा है, और मजीद कुछ गिरफ्तारियां भी हम करेंगे जिसमें हम उनकी लोगों की इंटरोगेशन करेंगे। अच्छा मेकिन साहब, इस तरह के वाकयात में हम देखते हैं कि खानदानी रंजिश का एक पहलू भी हो सकता है, दुश्मनी का एक एस्पेक्ट भी हो सकता है, तो इन पहलुओं से तफ्तीश करने की कोशिश आप कर रहे हैं कि वर्सा की जानिब से कोई शक जाहिर किया गया हो? हाँ जी, इसको अभी तक हम इसकी इन्वेस्टिगेशन को हमने बिल्कुल ओपन एंडेड रखा हुआ है, तमाम एंगल्स को हम देख रहे हैं। इसमें एक एंगल ये अजीजदारों और रिश्तेदारों का भी उस हवाले से भी देख रहे हैं, और इसके अलावा क्राइम के हवाले से भी देख रहे हैं कि प्योर क्राइम, रैंडम क्राइम ऐसे हो, कोई इंसिडेंट हो गया हो और वहाँ पे उन्होंने कोई मौके का फ़ायदा उठाते हुए कोई ऐसी हरकत कर ली हो,
تو یہ ایسا واقعہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اور ہماری پوری کوشش ہے پورے ضلع میں ہم امن کی بحالی کے لیے کہ کوئی ایسے کرائم انسیڈنٹ نہ ہو، اور خصوصاً ایسا بھیانک انسیڈنٹ تو بالکل ہی نہ ہو. اور الحمدللہ ضلع شیخوپورہ اس حوالے سے، ایسے انسیڈنٹس کے حوالے سے بڑا پرامن ہے کہ کوئی کرائم کے دوران کوئی ایسا انسیڈنٹ، لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہو گیا. ہمارے جو فیکٹس اینڈ فگرز ان کے مطابق تو بہت سارے واقعات میکن صاحب وہاں پہ رپورٹ ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ یہ فیملی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق یہ واقعہ رات 7 بجے کے قریب رونما ہوا ہے، تو پولیس رات 1:30 بجے کے قریب پہنچتی ہے. تاخیر کتنی وجہ کیا ہوئی، اتنی دیر سے کیوں پہنچی پولیس؟ جو مدعی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ وقوع 7 سے 10 کے درمیان ہوا ہے. ہاں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے ہیں گھر کے لیے، وہ تقریباً 10 بج چکے تھے کہ جب ہم رکشہ ہم نے اپنا چلایا اور اپنے گھر کی طرف گئے، راستے میں ان کا ٹائر پنچر ہو گیا. اچھا. جس میں مزید وہ پھر دھند بھی تھی، رات کا ٹائم تھا، تو وہ پھر آرام سے چلتے چلتے اپنے گاؤں پہنچے. پھر وہاں پہ کسی کو بتایا، رات کو 1 بجے پولیس کو اطلاع ملی ہے، دی گئی ہے، اور 1:30 بجے پولیس موقع پہ پہنچ گئی ہے. وہاں پہ ان کو مدعیوں کو لے کے پہلے جا کے ایس ایچ او نے موقع وہاں پہ دیکھا ہے، ساری صورتحال کا اندازہ لگایا ہے، پھر ان کو تھانے لایا ہے. اس کے بعد FIR درج ہوئی ہے، پلس ساتھ ہی بچیوں کو میڈیکل کے لیے سول ہاسپٹل لے کے لایا گیا ہے. اور رات کا وقوع تھا اور دھند شدید تھی، لیکن آپ اس اندازہ لگائیں کہ 1:30 بجے پولیس کو پتہ چلا ہے، اور صبح 7 بجے تک میڈیکل بھی ہو چکا تھا اور FIR بھی درج ہو چکی تھی. اور اس کے علاوہ فورینزک سائنس کی ٹیمیں لاہور سے ہم نے منگوا کے کرائم سین کے اوپر وہ بھی ہم نے کروا لیا تھا ودن فیو آورز. اور صبح میں خود سول ہاسپٹل جب فیملی ہاسپٹل پہنچی، میڈیکل ہو رہا تھا، تو ہمارے ایڈیشنل SP صاحب، SP انویسٹیگیشن اور میں خود وہاں پہ موجود تھا. پھر ان کی فیملی کو میں اپنے آفس لایا، ان کو کاؤنسلنگ کی، ان کو کنسول کیا، حقائق بھی جانے، اور جو ان کی جائز امداد ہو سکتی تھی وہ بھی کی، تاکہ وہ بیچاروں کے ساتھ غریب لوگ ہیں، بہت پسماندہ غریب اور مزدور قسم کے لوگ ہیں، اور اس مصیبت میں وہ آ گئے ہیں. تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان کو یہ صحیح. اچھا میکن صاحب مجھے بتائے گا کہ میڈیکل کی آپ نے بات کی، تو میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے، مزید کوئی شواہد بھی اکٹھے ہوئے کیا؟ جی اس میں ڈاکٹرز نے جو میڈیکل رپورٹ دی ہے، انہوں نے یہ فورینزک سائنس ایجنسی کو ریفر کیا ہے، جو جتنا مواد انہوں نے موقع سے لیا ہے کہ وہ ہم ادھر بھجوائیں گے، اور اس کے بعد کوئی انالیسز وہ سامنے ہوگا، تو وہ پھر اس رپورٹ کے مطابق ہی ہم آگے دیکھیں گے کہ اس میں مزید کیا. ٹھیک ہے. غلام مبشر میکن DPO شیخوپورہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران علی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کی لیٹلی کوئی انٹریکشن ہوا ہے فیملی سے اور لڑکی کی طبیعت کے حوالے سے اور میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے؟ اگر میں پوچھوں تو آپ کے علم میں کیا فیکٹس ہیں یا چیزیں ہیں؟ جی عائشہ، بالکل آج بھی ہم مسلسل جو ہے وہ متاثرہ فیملی سے جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہمارا جو ہے وہ ان سے رابطہ نہیں ہو پایا. شاید وہ پاکستان کا جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، ماحول ہے، کچھ وہ اس حوالے سے تھریٹ یا اسی طرح کے کچھ مزید ان کے ساتھ اس طرح کا کچھ نہ پیش آ جائے، اس وجہ سے شاید وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ کیے ہوئے ہیں. ابھی تک وہ جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ مزید جو ہے وہ رابطہ کیا جائے. پولیس کے حوالے سے جو ہے وہ DPO شیخوپورہ. بہت شکریہ. عمران علی نمائندہ شیخوپورہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ المیہ بالکل اپنی جگہ بہت بڑا ہے. جیسے کہ عمران نے کہا کہ ہم جو متاثرہ لڑکی اس کے خاندان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ زیادتی بھی لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے اور چھپنا بھی اس کے گھر والوں کو پڑتا ہے. اب اس روایت کو شاید اس معاشرے میں جو ہے وہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے کہ زیادتی بھی عورت کے ساتھ ہو، اور پھر اس کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ بھی عورت کو ہی چھپنا پڑے. یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. ملک میں سیاسی صورتحال اس قدر تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ صبح کے مفروضے شام کو غلط ثابت ہونے لگے ہیں. سیاسی منظرنامہ بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہے. حکومت اور PDM کے درمیان ایک لمبے عرصے تک بیان بازی جاری رہی. حکومتی وزراء اور وزیر اعظم کی طرف سے PDM پر NRO مانگنے اور نیب کی کارروائیوں سے NRO مانگنے کے الزامات لگتے رہے، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے حکومت نہ چلنے دینے، قومی اداروں کی سیاست میں عمل دخل، گورننس کے مسائل اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو بنیاد بنا کر گھر بھیجنے کی باتیں ہوتی رہی. مگر پیپلز پارٹی
की कल की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। सीएसी की मीटिंग के बाद मीडिया टॉक करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन लड़ेगी, हम असेंबलियों में मुकाबला करना चाहते हैं, वक्त आ गया वज़ीर आज़म घर जाएं। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के सियासी अमल दखल को रोकेंगे, हुकूमत को हर हथियार के साथ चैलेंज करना जरूरी है। जबकि उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी के मुताबिक पीडीएम को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, तमाम जमातें मिलकर सेनेट इलेक्शन में हुकूमत का मुकाबला करें, पीडीएम इसी तरह से कामयाब हो सकती है। उनका मजीद कहना था कि डायलॉग हो सकते हैं मगर इससे पहले वज़ीर आज़म इस्तीफा दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी दावा किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हर सूरत जाना होगा, मगर कैसे जाएंगे, इस्लाह अमल से अभी उन्होंने वाकिफ नहीं कराया, हमें अभी उसको शेयर नहीं किया। 31 दिसंबर तक सारे मेंबरान असेंबली के इस्तीफे अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे। अदालतों में चैलेंज करना चाहिए, पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए, पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर आज़म के हटाने की बात है, जहाँ तक हमारा इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में अमल दखल की बात है, पीडीएम एक पेज पे है और एक स्टेज पे है, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अभी तक पीडीएम भी कोई फैसला नहीं किया है कि इस्तीफा को कब इस्तेमाल करना चाहिए। हर तरफ से हमला करेंगे। हम नहीं समझते हैं कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। इमरान खान 31 जनवरी तक खुद ब खुद चला जाए, ज़बरदस्त। 31 जनवरी तक नहीं करता है तो फिर हमने उसको ज़बरदस्ती निकालना है। कैसे हमने निकालना है वो तो मैं आई एम सॉरी नॉट गोइंग टू शेयर विद यू राइट नाउ। पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग के बाद पीडीएम की एक अहम जमात के बयानी में तब्दीली नजर आ रही है। एक तरफ पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ खड़ी नजर आ रही है तो दूसरी तरफ वो सेनेट के इलेक्शन लड़ने की बात भी कर रही है और हुकूमत से मुकाबले के लिए पार्लियामेंट में जाने को भी तैयार है। जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ में मुलाकात का भी यही एजेंडा सामने आया था। अब सियासी बहरान रोकने की गर्ज से डायलॉग की बातें भी की जा रही है। अगर इस्तीफों का एक दफा सिलसिला शुरू हो गया, वो एक ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं जो कि आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। अगर अपोजिशन जो है वो बात नहीं करना चाहती हुकूमत के साथ और हुकूमत भी अपोजिशन से बात नहीं करना चाहती, उसके लिए हमने एक तजवीज रखी और वो ये तजवीज है कि ट्रैक टू डायलॉग जो है उसका आगाज। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को बाहमी तौर पर एक दूसरे के करीब लाने के लिए ट्रैक टू डायलॉग का आगाज वक्त की जरूरत है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मुसलसल हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते कर रही है। राब्तों का सिलसिला पहले से काफी तेज दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले में आज एमकेएम क़यादत से भी मुलाकात हुई है, जबकि इसके साथ साथ फंक्शनल लीग की क़यादत से भी राब्ते किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की एमकेएम के रहनुमाओं से मुलाकात में दोनों जमातों की जानिब से सेनेट इलेक्शन और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दोनों जमातों की क़यादत ने मरदमशुमारी नताइज पर भी मुश्तरका हिकमत अमली का जायजा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बैक चैनल डायलॉग का कोई सिलसिला है, क्योंकि इससे कबल मीडिया से बातचीत करते हुए शेख रशीद ने कहा था कि सारे मंजर में जरदारी साहब ठीक जा रहे हैं। अब इस सब के बाद कयास सराहियां की जा रही हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या मौजूदा सियासी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी पीडीएम से यू टर्न लेकर अलग हो जाएगी या पीडीएम के फैसलों के साथ चलेगी? क्या अपोजिशन को सेनेट इलेक्शन के लिए कहीं से मजबूर किया जाएगा और क्या मुस्लिम लीग नून भी सेनेट इलेक्शन में जाएगी? इसी हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब पीपल्स पार्टी की सीसी मीटिंग में इस्तीफों की मुखालफत की खबरें आ रही हैं, मगर पीडीएम तो इस्तीफों की बात कर रही है। अच्छा, पीडीएम ने जब भी इस्तीफे की बात की है हमने हिमायत की है, हमारी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हमारे सारे एमपीएज और एमएनएज ने अपने अपने इस्तीफे जो हैं ना सिर्फ पार्टी क़यादत को जमा करा दिए बल्कि सब ने सोशल मीडिया पे वायरल भी किए और वहाँ से भी किसी न किसी ने वायरल किया। तो पीडीएम ने कभी ये नहीं कहा कि 15 जनवरी को इस्तीफे देने या 30 जनवरी को देने। उन्होंने ये ऑप्शन रखा कि ये एक जद्दोजहद है जिसमें जो हम हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं उसमें जहाँ जलसे होंगे, मुजाहरे होंगे, वहाँ पर एक आखिरी ऑप्शन इस्तीफे का भी होगा। और क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं इसमें
ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، خاص طور پر پیپلز پارٹی کو، یہاں تک کہ 8 مارچ سے پہلے جو ہے وہ کافی بات کی گئی کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی اور پیپلز پارٹی اس پہ متفق نہیں ہوگی. پھر جب زرداری صاحب گر گئے تو اس پہ بھی جو ہے غیر انسانی تبصرے کیے گئے کہ گرنے کا جو ٹائم ہے وہ اس ٹائمنگ کی بہت اہمیت ہے، اور لیکن اس کے باوجود کہ کووڈ سے تازہ نکلے تھے چیئرمین بلاول، لیکن وہ خود 8 تاریخ کی میٹنگ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنی پارٹیز ہیں اس میں سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے ارکان نے اپنے استعفے دیے. تو یہ ایک حکومت کی ٹیکنیک تھی کہ وہ استعفے کے آپشن کو اس طرح ڈسکس کر رہے تھے کہ جیسے استعفے فوراً دینے ہیں. اچھا ابھی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا شعلہ صاحبہ میں بریک لینا چاہ رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں شعلہ رضا صاحبہ سے. شعلہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ نہ دیا تو گھر بھیج دیں گے، اور گھر بھیجنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بعد میں بتایا جائے گا. تو ہم ذرا آپ سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ استعفے جو ہے وہ ابھی آپ نہیں دے رہے، سینٹ کے الیکشن میں جانے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر اس کے علاوہ کیا طریقہ کار بچا ہے؟ عدم اعتماد کی تحریک کی اگر بات ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے لائی جائے گی؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار ابھی چیئرمین نے شیئر نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتی ہوں، مجھے تو خود بھی نہیں معلوم. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہماری تحریک ہے اس کے فرسٹ فیز میں ہی جو ہے حکومت کا رویہ سب کے سامنے آ گیا کہ کوئی جلسہ ایسا نہیں جس میں حکومت نے روڑے نہ اٹکائے ہوں، رکاوٹیں نہ اٹکائی ہوں. کل مردان میں مظاہرہ تھا، وہاں پر بھی FIR کٹی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وزیر اعظم نے کم از کم یہ تو اعتراف کر لیا کہ ہمیں بغیر تیاری کے بٹھا دیا گیا اور ہماری کوئی تیاری نہیں تھی. اور جو دوسری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کل 2020 جو ہے 2020 اس کی آخری دن ہوگا، اور وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 2020 جو ہے وہ نوکریاں دینے کا سال ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ 2020 رخصت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آگے پھر خبر آ رہی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت بڑھنے کی، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی. چلے کہا تو بہت کچھ تھا شعلہ رضا صاحبہ، پر 2020 نے کہاں کسی کا کوئی وعدہ وفا ہونے دیا. شعلہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم اور وزراء تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوگی تو پارلیمنٹ میں منتخب جو اراکین ہیں ان سے کی جائے گی، نہ مریم نواز صاحبہ، نہ نواز شریف صاحب، نہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو شامل کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کی ترجیح کیا ہوگی؟ پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ سے باہر بات ہوگی؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا JUI فے ہو، اب یہ اپنے طور پہ اپنی سفارشات تو دے سکتے ہیں. جیسے کہ مولانا نے کہا کہ چیئرمین بلاول نے اپنی CEC کی سفارشات دیں، لیکن جو بہت اچھی بات تھی انہوں نے کہا کہ ہم PDM کو فالو کریں گے. تو اب یہ PDM نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر ڈائیلاگ ہوگا تو کیا ہوگا، کیا طریقہ ہوگا. لیکن جو حکومت کے آثار ہیں وہ ڈائیلاگ والے نہیں ہیں. ابھی تک وزیر اعظم کو یہ اندازہ نہیں ہوا ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہوتے ہیں یا اسپیکر کی جو چیئر ہے وہ ایک اوتھ ہی اٹھاتی ہے کہ وہ جانبداری سے کام نہیں لے گی. تو وہ استعفے جن کا ایک آئینی طریقہ کار موجود ہے کہ انہیں کیسے کس طرح کے پیپر پہ ہونا چاہیے، کتنے دن کے بعد، اور ان پرسن بلا کے پوچھنا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ میں اسپیکر سے کہوں گا کہ انہیں فوراً منظور کر لیا جائے آرڈر کے فارم میں. تو ایک تو آپ کو ان کی ڈکٹیٹرشپ یہاں نظر آ گئی. دوسرے آپ کو شیخ رشید کا یہ بیان ضرور نظر آیا ہوگا کہ استعفے دے دیں، پھر تو عمران 18ویں ترمیم ختم کر دے گا اور سخت قوانین بنائے گا. تو جہاں عمران خان خود
किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, वहाँ उनके मुशीर भी खुशामदी हैं, वज़ीर भी खुशामदी हैं, और शेख रशीद उन्हें इस टाइप की बातें कह के चढ़ा रहे हैं। वज़ीर दाखिला से आगे आप कहाँ जाएंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया, टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बात करनी है जी, हमने नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट की मनसूखी का फैसला तो हो गया है, लेकिन अब आगे करना क्या है, होना क्या है, इसी पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिए।